जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है एक हॉट टॉपिक के ऊपर कि मूसा सिद्धू वाले जो बेसिकली इंडियन सिंगर था, ही इज़ नो मोर नाउ, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। उनके पेरेंट्स के घर में, जो कि उनके फादर की एज ऑलमोस्ट अराउंड 62 है और उनकी मदर की एज 58 है, तो वो बच्चा पैदा हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें आईवीएफ से इनकार कर दिया था, आपने हमें कहा था कि आईवीएफ से बच्चा नहीं हो सकता, तो आपकी एज ज़्यादा है, तो आप ये देखें कि जो इंडिया के अंदर ये फलां कोट करके उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मदर की एज 58 ईयर्स है, तो उनके घर में ये बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो अब मैं आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि बेसिकली देखें, जो फीमेल, वहाँ पे कोई मौजज़ा नहीं हुआ। बेसिकली इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं। जो ये है कि जब भी कोई फीमेल ऑलमोस्ट 45 से इसकी एज ऊपर हो जाती है, बाज़ दफ़ा उससे पहले भी, तो उनकी जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है, वो कुदरती तौर पे ख़त्म हो जाती है। अब होता क्या है? होता ये है कि दो प्रोसेस होते हैं। एग डोनेशन, यानी कि किसी यंग खातून का अंडा लेके उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला लिया जाए और उसके बाद एम्ब्रियो बना लिया जाए। अब वो बायोलॉजिकली उसी मर्द का ही बच्चा होता है, लेकिन माँ जो होती है वो नहीं होती, क्योंकि उनके एग यूज नहीं किए होते। अब जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो इसके अंदर बात देखा यह जाता है कि क्या उस खातून की जो बच्चेदानी है, क्या वो इस काबिल है कि हम उसके ऊपर फ्रोजन का प्रोटोकॉल चला सकें और उसके अंदर ये एम्ब्रियो रख के 9 महीने पाल सकें। अगर तो उनकी बच्चेदानी जो है वो सुकड़ी नहीं होती है, वो मैं वीडियो के आगे जाके बताऊंगी कब बच्चेदानी सुकड़ती है। सुकड़ी नहीं होती तो हम उसी फीमेल के अंदर वो बेबी को रखते हैं और उसके बाद जो है वो हम उसको 9 महीने फ्रोजन के प्रोटोकॉल पे लेके चलते हैं। और 9 महीने चूंकि ज़ाहिर उनके अपने हार्मोन तो शट ऑफ हो गए होते हैं, तो हम बाहर से हार्मोन देके उनकी जो है वो ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और इस तरह से ये प्रेगनेंसी एंड अप होती है। अब बीइंग मुस्लिम्स और बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस किया जाता है, तो हमारे यहाँ ना तो एग डोनेशन जायज़ है, यानी आप किसी का, हमारे यहाँ सिर्फ स्पर्म पे फोकस किया जाता है कि स्पर्म किसी और का इस्तेमाल नहीं करना, अंडा भी आप किसी और का यूज नहीं कर सकते बाय लॉ, बाय इस्लामिक लॉज। अब होता ये है कि चूंकि पाकिस्तान में एक ये चीज़ जायज़ ही नहीं है, अगर हम भी ये काम करने लग जाते हैं तो हमारे भी जो आईवीएफ के रिजल्ट्स हैं, जो अभी 40-50% हैं, ये अचानक से 80% पे जा सकते हैं। क्योंकि अब प्रेगनेंसी किस बात पर डिपेंड करती है कि आपके यूट्रस के अंदर क्या रखा जा रहा है, उसकी एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या है। अब उस एम्ब्रियो की क्वालिटी किस बात पर डिपेंड करती है? फीमेल की एज के ऊपर, कि किस एज का। तो जो मूसा सिद्धू वाली की जो मदर हैं, शी इज 58 ईयर्स ऑफ ओल्ड। 55 ईयर्स के बाद जो है वो यूजुअली इवन जो यूट्रस है वो भी इस काबिल नहीं रहती कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। लेकिन उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि स्पर्म जेन्युइनली फादर का और अंडे डोनर के, यानी किसी भी यंग लड़की के अंडे इस्तेमाल किए गए, उसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाया गया और उसके एम्ब्रियोज बनाए गए। अब जब वो एम्ब्रियो बन गए तो उसको फिर हम एक प्रोसेस होता है सरोगेसी के, एक अपनी माँ के बजाय किसी भी औरत की वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर उसको रखा गया और उसको फिर 9 महीने पाला गया और 9 महीने के बाद वो बच्चा डिलीवर करके वो जेन्युइनली उसी कपल को दे दिया जाता है। इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, ना ही इसको आईवीएफ सेंटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना ही हमारा लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर कभी हमारे लॉ के अंदर इस चीज़ की इजाज़त हो जाती है तो इस तरह के जो बेबीज़ हैं वो हम भी पैदा कर सकते हैं। हमारे पास भी ये टेक्निक, मुझे इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। अब सरोगेसी में क्या होता है
कि 55 ईयर से पहले हम यूट्रस का साइज, और कई दफा ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स का 60 ईयर तक नहीं सिकुड़ता साइज। अंडे दानियों का साइज जल्दी सिकुड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि जाहिर है अंडे खत्म होने लग जाते हैं, लेकिन यूट्रस का साइज तब सिकुड़ता है जब माहवारी खुश्क हो जाती है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कमिंग 5 ईयर्स के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो अगर तो यूट्रस मुकम्मल तौर पे श्रिंक हो जाए तो फिर तो हम कहते हैं कि इस काबिल नहीं है। अब एम्ब्रियो के पालन के लिए भी हमें एक कोई दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें हम ये एम्ब्रियो रखेंगे और वो एम्ब्रियो 9 महीने ग्रो करेगा और फिर ये जो है वो बच्चा पैदा होगा। अब हमने अपने सेंटर में बहुत सारे पेशेंट जिनके AMH लो थे, जिनको हमने ये कहा कि आपका IVF नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे भी और हमारी टीम को अप्रोच करना शुरू किया कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमारा IVF का प्रोसेस करें, हम आपको जो है वो पे करने को तैयार हैं, आप हमारा IVF का प्रोसेस करें और आप हमें रिस्क लें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ। देखिए, रिस्क की बात नहीं है, ये हमें तो पता होता है ना कि इसका रिजल्ट क्या निकलना है। हम यूजुअली 0.2 या 0.1 वाले पेशेंट्स के साथ ये करते हैं कि हम उनको मेडिसिन दे के देखते हैं, अगर उनके अंडे बन जाए तो हम उनका प्रोसेस पूरा करते हैं, वरना हम क्या करते हैं कि हम उनकी बाकी की पेमेंट रिटर्न कर देते हैं और उनके साथ ही प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपने पेशेंट के साथ लॉयल्टी के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि आउटकम हमें पता होता है। अब रही बात ये जो इंडिया का जो इस वक्त काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इसको अपने ऊपर अप्लाई मत करें ना। आप एग डोनेशन पे जा सकते हैं, यानी किसी और फीमेल के अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप करने को तैयार हैं और आप हमारे पास आते हैं तो शायद हम अपने जो पाकिस्तान के जो सेंटर्स हैं उसमें आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। हाँ, जो दुबई के अंदर सेंटर्स हैं उनके अंदर चूंकि इंटरनेशनल लॉज फॉलो होते हैं, उसके अंदर ये नहीं होता कि आप जो है वो करें। तो वहां पे अगर कोई इसको कैरी आउट करना चाहता है तो वो बाहर जाके, इवन इंडिया के अंदर जाके या दुबई के अंदर जाके ये प्रोसेस करवा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना सरोगेसी फिलहाल जायज है और ना ही एग डोनेशन जायज है, और स्पर्म डोनेशन तो बिल्कुल भी जाहिर है वो उस पर काफी फोकस रहता है सबका, क्योंकि कोई भी IVF का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको इस बात की फिक्र होती है कि ये स्पर्म मेरा होगा। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि ना सिर्फ स्पर्म आपका होगा बल्कि अंडा भी आपका होगा, कि हमारी गारंटी है आपको। तो लिहाजा जो मूसा सिद्धू के पेरेंट्स के घर जो बच्चा पैदा हुआ है, दैट इज नॉट नेचुरल प्रेगनेंसी। उनके अंदर स्पर्म तो बेशक उनके फादर का ही है, लेकिन जो एग है वो डोनर मदर का यूज किया गया है, यानी किसी भी यंग फीमेल, अननोन फीमेल का यूज किया गया है। उनको उस स्पर्म के साथ मिला के एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाया गया और उसके बाद उनको जो है वो यूट्रस के अंदर, जो कि सरोगेट मदर थी, यानी कि किसी भी हेल्दी यूट्रस के अंदर रखा गया, फिर उसको पाला गया, फिर उसकी डिलीवरी हुई और उसके बाद फिर जो है वो बच्चा डिलीवर हुआ। चूंकि वो जेनेटिकली उनके फादर का बच्चा था तो डेफिनेटली वो उनका भाई कंसिडर होगा, और बाकी ये कोई नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, और ना ही साइंस जो है वो कोई ऐसा मौजूदा मौजूद है जो हम अपने पेशेंट से छुपा के रखते हों। तो होपफुली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि इसके अंदर साइंटिफिकली, साइंस के साथ साथ कुछ एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स हैं जिनको हम अपनी तरफ से, हम उनको गलत नहीं कहते, वो अपने तौर पे ठीक कर रहे हैं, उनका मजहब उनकी जो है वो इजाजत देता है। लेकिन जिस मजहब को, जिस एथिकल ग्राउंड, जिस मजहब की बेस पे हमारी एथिक्स और मॉरल बेस कर रही हैं, वो इसको नाजायज समझता है, तो लिहाजा हम इसको नाजायज समझते हैं। और अगर हम ये काम करना चाहें तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी अलाउड नहीं है। कभी ऐसा टाइम था कि IVF भी मजहबी तौर पे अलाउड नहीं होता था, लेकिन फिर इसके ऊपर उलमा का एक कंसेंसस बना। उन्होंने, जो जैन उलमाज थे, उन्होंने कहा कि ये साइंस की तरक्की के साथ जो है वो होता हुआ एक नॉलेज है, इसमें कोई भी ऐसी नाजायज चीज़ नहीं है, तो लिहाजा इसको कैरी आउट किया जाए। इवन कुछ टाइम तक जेंडर सिलेक्शन के ऊपर बहुत बातें की जाती थी, लेकिन फिर जो जैन उलमाज हैं उनके प्रॉपर फतुहात आए कि एक साइंसी तरक्की से होने वाली टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंसानों के वेलफेयर के लिए, किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। तब ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस होना शुरू हुई। सरोगेसी के ऊपर अभी बहुत सारे लोग हैं जो ये फतवे देते हैं कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जो है वो
अंडा स्पर्म उसी फीमेल का, उसी कपल का होता है, सिर्फ यूट्रस किसी और की यूज होती है। तो लेकिन अभी भी प्रैक्टिस ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा। जब कभी प्रॉपर जेन्युइनली इसके ऊपर कंसेंसस आएगा तो फिर हम इसको जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अभी तक ना एग डोनेशन, ना स्पर्म डोनेशन या सरोगेसी, तीनों भी पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है और ना ही हमारा सेंटर इसको कैरी आउट कर रहा है।